हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट डीम्ड ओनरशिप। एक्चुअली डीम्ड ओनरशिप क्या होती है? जो लीगल ओनर होता है ना, उस लीगल ओनर को ओनर ना मान के किसी और को ओनर बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं डीम्ड ओनर। सो विच विल बी कंसिडर एज द एक्चुअल ओनर। द लीगल ओनर को हम ओनर नहीं मानेंगे। और आपको पता है, जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स करते हैं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपने शुरू में ही फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फर्स्ट थिंग्स देयर शुड बी सम ओनर, और उसके बाद आपको पता है कि देयर शुड बी सम लैंड और बिल्डिंग appertinent to. These are the condition to be satisfied. But in some cases, if you don't know who is the owner, then in that case, you will know how to find out the deemed owner. The first thing जो अभी इसके बारे में हम पढ़ने वाले डीम्ड ओनर में, तो देखो, द द फॉलोइंग केसेस पर्सन मे नॉट बी द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ही विल बी ट्रीटेड एज द ओनर, दैट इज द डीम्ड ओनर. That deemed means the owner, that deemed it will be considered as a owner of the property, and the rental income will be charged to tax in his hand. तो उसके हाथों में इनकम को चार्ज करना. द फर्स्ट थिंग इज द ट्रांसफर टू स्पाउस. अगर इफ यू हैव सीन नोट माय अर्लियर वीडियो, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम. क्लबिंग ऑफ इनकम के ऊपर देयर इज a complete series I have made, so you can go to my YouTube channel. There you can search clubbing of income. There I have explained everything in detail in a elaborative manner, elaborated it, और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. वहां जाके आप पढ़ सकते हो. दैट इज द ट्रांसफर ऑफ स्पाउच. इफ सम प्रॉपर्टी, जस्ट मैं सपोज कुछ हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी एग्जांपल ले लेते हैं. एक हाउस प्रॉपर्टी है बेटा, दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय मिस्टर ए टू मिसेज ए विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. उससे उतने पैसे लिए नहीं जितने की वैल्यू थी, जितने की प्रॉपर्टी थी. उस केस में मिस्टर मिसेज ए देखा जाए तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती, तो सी इज द रजिस्टर्ड ओनर, सी इज द लीगल ओनर. ठीक है. बट फॉर द टैक्सेशन पर्पज मिस्टर ए को डीम्ड ओनर मान लेंगे, एंड द टैक्स विल बी क्लब्ड अंडर हिज हेड, डीम्ड ओनर. ओके. सो दिस इज द थिंग. इन द सेम वे हमने वहां पे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. जैसे अगर कोई आदमी अपनी डॉटर इन लॉ को अपनी डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर करता है, या फिर अपने माइनर को, माइनर जो किड्स हैं उनको ट्रांसफर करता प्रॉपर्टी, देन इन दैट केस आल्सो दैट पर्सन हु इज द ट्रांसफर विल बी कंसिडर्ड द एक्चुअल ओनर. ठीक है. तो वो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था. अगर किसी को नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आया तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो. ठीक है. तो उसके बाद हम बात करते हैं. जस्ट आई एम रिवाइजिंग इट एवरीथिंग एज आई हैव टोल्ड. मैं एक बार आपको बता देता हूँ फिर से. इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल or his spouse without adequate consideration, the transfer is deemed to be the transferor. Who is the transfer? That individual. He has transferred to whom? His spouse or her spouse. So who is the transferor? Transferor is the individual. That individual we considered as the deemed owner. बट कुछ एक्सेप्शन है जो इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम में मैंने बताया था. द ट्रांसफर टू स्पाउस इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट. अगर वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो एग्रीमेंट किया उन्होंने अलग रहने के लिए, उस केस में उसने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन अगर उसने ट्रांसफर किया, तो उस केस में क्लबिंग नहीं करी जा सकती. तो इन द सेम वे उस केस में इसको डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा. तो डीम्ड ओनर कौन रहेगा? ओनर विल बी द स्पाउस इन हुज नेम that property has been transferred. The transfer will not be the deemed owner. The transferee, जिसके केस में ट्रांसफर किया गया, will be the owner of the house property. The same in the case of minor child, that is section 27(1). इसके अंदर भी बेटा सेक्शन 27 के अंदर, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और माइनर चाइल्ड अदरवाइज फॉर देन विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, द ट्रांसफरर वुड डीम टू बी द ओनर ऑफ द हाउस. तो वो भी बता दिया था, वो भी पूरा मैंने डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया. इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है. इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर, द ट्रांसफर इज नॉट डीम टू बी द ओनर. अगर माइनर डॉटर को शादी कर दी तो उस केस में वही ओनर होगी, ना कि ट्रांसफरर. ठीक है. इन where cash is transferred to spouse or minor child and transferee acquire property out of such cash, then transferor shall not be treated as deemed owner of the house property. However, clubbing provision will be attached. This is the most important provision, जो एक exception है. जैसे कि मिस्टर ए ने क्या किया,
कैश दे दिया इंस्टेड ऑफ गिविंग हाउस प्रॉपर्टी। किसको दिया? मिसिज ए को। और मिसिज ए ने क्या किया? उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी बाय कर ली। देखा जाए यहाँ पे मिस्टर ए की जो भी मिसिज ए की जो भी इनकम होगी वो क्लब कर दी जाएगी मिस्टर ए के हैंड में एज पर द क्लबिंग प्रोविजन। तो क्लबिंग प्रोविजन है वो तो सेटिस्फाई हो गए, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के केस में ये सब सेटिस्फाई नहीं होगा और जो ट्रांसफर है उसको लीगल डीम्ड ओनर या लीगल ओनर नहीं माना जाएगा। हाउएवर क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। वो कहता हूँ आपको समझ में आ गया, सब पूरा मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद करते हैं होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। व्हाट हैपेंस ना, जब पहले के टाइम पे जब भी कोई एक रॉयल फैमिली थी, फॉर एग्जांपल कोई रॉयल फैमिली है और उसके 2 बेटे 3 बेटे हैं बेटियां हैं, उनके नाम पे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया। बट मान लो कि एक प्रॉपर्टी है जहां पे उनका एक टेम्पल है, ठीक है। उस टेम्पल को क्योंकि वो उसको डिवाइड नहीं कर सकते टेम्पल को, एज पर फैमिली कन्वेंशन कुछ उनके रिचुअल्स होते हैं जहां पे ना, मैंने जो इम्पार्टिबल एस्टेट बताया, इम्पार्टिबल एस्टेट हुआ होता है बेटा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम पार्ट नहीं कर सकते। इम्पार्टिबल जिसके पार्ट करने मुश्किल होते हैं। तो कोई भी एस्टेट जिसका पार्ट नहीं किया जा सकता, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता अमंग द हेयर्स, तो उस केस को इम्पार्टिबल एसेट, उसका एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे कि रॉयल फैमिली में कोई टेम्पल है, तो अब मान लो उसके 4 सन्स है, तो कोई भी एक बेटे को, कोई भी बेटे को उसने दे दिया कि बेटा ये आप टेम्पल है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। तो मान लो कि ए बी सी और डी, बी को दे दिया ये ऑनर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो हक तो डी का भी है इस पे, सी का भी है, बी का भी है और ए का भी है, सभी का इसके ऊपर राइट है। बट इसके केयर टेक करने के लिए और सब चीजों के लिए किसका हक मिला? बी को मिला। क्योंकि इसको टेम्पल को डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करके इसको 4 हिस्सों में बांट नहीं सकते, इसलिए उसको किसी एक ही आदमी को देना बेहतर है। तो एक को देने के लिए उसने बी को दे दिया, लेकिन ए का भी उस पर राइट है, बी का भी है, सी का भी है, डी का भी है। तो इस केस में जब भी होल्डिंग ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जहां पे उसको पार्ट करना मुश्किल है, तो उस केस में जिसके पास इसका राइट होगा उसी को डीम्ड ओनर मानेंगे। और जब भी टैक्स करना होगा, अगर वहां पे टैक्स आता है तो उस केस में टैक्स करने के केस में बेटा जो भी डीम्ड ओनर, जो भी उसको पोजीशन में है, उसको दिया गया उसको हैंडल करने के लिए, उसको डीम्ड ओनर मान के टैक्स कर दिया जाएगा। तो सेम भी यहाँ पे लिखा है, द इम्पार्टिबल एस्टेट इज अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल। पॉसिबल नहीं है, जिसको लीगली डिवाइड नहीं कर सकते। द होल्डर ऑफ द इम्पार्टिबल एस्टेट शैल बी द डीम्ड। जो भी होल्डर होगा, किसी को भी होल्डर बना सकते हैं, जो भी होल्डर रहेगा एक्चुअली एक वो ट्रस्टी है, ऑन द बिहाफ ऑफ अदर ही इज द मेन ट्रस्टी हु इज टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो इम्पार्टिबल एस्टेट का होल्डर होगा उसको डीम्ड ओनर मान दिए जाएंगे, टू बी द इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी कंप्राइज इन द स्टेट। उसमें जो भी अगर कुछ भी है जिसको डिवाइड करना पॉसिबल, तो सारी प्रॉपर्टीज के लिए ही विल बी द ओनली ओनर। बट यहाँ पे भी कुछ एक चेंज है। आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, ऑल द प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन इम्पार्टिबल स्टेट बाय कस्टम, अगर कोई भी कस्टम के हिसाब से उन्होंने इम्पार्टिबल स्टेट बनाया, इज टू बी असेस्ड इन द स्टेटस ऑफ एचयूएफ। उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह उसको क्या करना है? टैक्स करना है, एसेस करना है। However, section 27(2) shall be continue to applicable in relation to impartible estate by grant or covenant। तो ये जो सेक्शन 27 का जो सेकंड पार्ट है, सब सेक्शन 20 सेकंड है, सब सेक्शन 2, वो तो पूरा एलिजिबल है, लेकिन इसको एज ए इंडिविजुअल हम टैक्स नहीं करेंगे। उसकी असेसमेंट विल बी टैक्स एज एन एचयूएफ, एचयूएफ की तरह उसको टैक्स करेंगे, ना कि इंडिविजुअल एसएससी की तरह। दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू नोटिस, नोट डाउन, ठीक है। ये एक है। इसके बाद तो वो करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि इम्पार्टिबल एस्टेट, जो भी एस्टेट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको क्या, किसी एक को तो होल्डर बनाना पड़ेगा ना उस एस्टेट की टेक केयर करने के लिए। तो जो भी एस्टेट का होल्डर बनेगा उसी को डीम्ड ओनर मान के उसको टैक्स करेंगे एज एचयूएफ, ठीक है, नॉट एन इंडिविजुअल। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो बेटा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे क्या होता है कई बार, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे यूनियन वाले, कोई भी यूनियन है, उन्होंने मिलके कुछ पीस ऑफ लैंड ले लिया, कुछ जमीन ले ली। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह बैंक कॉलोनी करके बहुत मिलता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो बैंक कॉलोनी में क्या होता है, मोस्टली कुछ बैंक के लोग इकट्ठे होते हैं और एक अपना कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसे जमा करते हैं, पैसा जमा करके एक पीस ऑफ लैंड खरीद लेते हैं, ठीक है। और उस पूरी लैंड को खरीद के उस पे वो घर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक घर बना दिया, यहाँ पे एक घर बना दिया, पूरा घर बनाना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि एक मान लो वन ऑफ द मेंबर इज
गेटिंग रिटायर्ड और गेटिंग ट्रांसफर्ड, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि पूरी जो प्रॉपर्टी खरीदी है उन्होंने, बैंक कॉलोनी करके एक कॉलोनी बना दी उन्होंने, तो उस पूरी प्रॉपर्टी का उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया होगा, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई होगी, तभी तो पूरी प्रॉपर्टी सब लोगों ने मिलकर खरीदी है। तो उसमें क्या रहता है ना कि एक अच्छी ज्यादा पीस ऑफ लैंड खरीदो तो सब लोगों को इसके कम रेट में मिल जाती है और एक सब जन वहीं पे रह सकते हैं, तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं। तो हम बेनिफिट की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं कि पीस ऑफ लैंड की। जैसे कि किसी ने भी पीस ऑफ लैंड खरीद ली वहां पे, और वहां पे उसने बना दिया एक सोसाइटी फॉर्म कर दी, और सोसाइटी फॉर्म करके उसने बहुत सारे वहां पे घर बना दिए। अब क्या होता है ना, जब इसकी जो ओनरशिप रहेगी लैंड की ओनरशिप तो बेटा हमेशा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैंड में रहेगी। बट ये जो एक ब्लॉक, एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, फोर्थ बिल्डिंग, फिफ्थ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग किसी अलग अलग आदमी के नाम पर रहेगी। तो वही बताया है, अगर कोई भी मेंबर है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वही उसको परचेज कर सकता है, इसका मेंबर बनना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन बाय इट। तो मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी का भी। और कोई कई बार कंपनी होती है, कंपनी है जैसे होंडा की कंपनी है, तो एक जगह पे उसने अपने अच्छी पूरी जमीन ली, तो अपने एम्प्लॉइज के लिए उसने देना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पे आप पैसे दीजिए और यहाँ पे रह लीजिए, तो सब उसी के एम्प्लॉय वहां पे रह रहे हैं। तो देखो, कोई भी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू हुम ए बिल्डिंग और पार्ट देयर इज अलॉटेड और लीज, अलॉट भी किया जा सकता है, लीज भी कर सकते हैं, एज इन हाउस बिल्डिंग स्कीम के अंदर, shall be the deemed to be the owner of that building that allotted to him, though the cooperative society company association the legal owner। तो देखा जाए तो इसका लीगल और ओनर तो कौन रहेगा, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी, कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लेकिन जो आदमी इधर रह रहा है, जो एम्प्लॉय इधर रह रहा है, दैट विल बी द डीम्ड ओनर, उसको डीम्ड ओनर मान लेंगे, और उस डीम्ड ओनर से ही हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इफ ही इज गेटिंग सम इनकम। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद क्या होता है, सेक्शन 27, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन है। ए पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन द पोजीशन, अगर उसने सेक्शन 53 के अंदर किसी ने किसी एक बिल्डिंग की, एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की पोजीशन एक मिस्टर एक्स ने ले ली, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं दिया, और जो सेक्शन 53 था एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू, उसको डीम्ड ओनर मान लेंगे बेटा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट के हिसाब से उसको डीम्ड ओनर मान लेंगे, किसको, मिस्टर एक्स को। लेकिन कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कुछ केसेस हैं वहां पे इंक्लूड करेंगे। द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट केस, द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द बायर। एक तो इसके पास पोजीशन होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की, और सेल कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रोमिस टू बी पेड टू द सेलर बाय द बायर, जिसने उसको बेचा है, मान लो कि उसको बेचा है किसी मिस्टर जेड ने बेचा है, तो कुछ कंसिडरेशन उसी माइट हैव पेड, कोई भी कंसिडरेशन उसने मिस्टर जेड को पे किया, या फिर प्रॉमिस किया हो। कुछ प्रॉमिस करने का क्या मतलब, कुछ एग्रीमेंट किया हो, कुछ साइन किया हो उसने कि हाँ मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी पे कर दूंगा, प्लीज मुझे आपकी इसकी पोजीशन दे दीजिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू पे कर दो। सेल डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द बायर, एग्जीक्यूट तो नहीं, दो सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट लाइक पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, विल एटसेट्रा, तो जरूरी नहीं कि आपको सेल एग्रीमेंट, सेल डीड एग्जीक्यूट होनी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना ही जरूरी है, लेकिन विदाउट रजिस्ट्रेशन के भी आप उसको यूज कर सकते हो फॉर दैट। जैसे आपने अटॉर्नी का कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी लिया, एग्रीमेंट किया है, वो होने के बाद भी आपको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, हु इज द पर्सन हु इज द बायर। इन ऑल द अबव केस बायर वुड बी द डीम्ड टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्दो इट इज नोट। तो देखा जाए तो रजिस्टर्ड जो ओनर है वो तो कोई और ही है, वो अभी रजिस्ट्रेशन उसका, लेकिन फिर भी डीम्ड ओनर किसी और को मान लिया जाएगा। तो देखा जाए तो डीम्ड ओनर का कंसेप्ट यही होता है, लीगल ओनर या रजिस्टर्ड ओनर कोई और रहेगा, और किसी और को ओनर मान के वहां से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो टैक्स आएगा वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर एक आपने सुना होगा लीज का, कई बार प्रॉपर्टी को लीज पे दे देते हैं, तो लीज पर अगर ये 12 साल से ज्यादा है, अगर लीज की अमाउंट, सॉरी लीज की अमाउंट, एक मिनट, अगर लीज की अमाउंट द टाइम पीरियड 12 वर्ष से ज्यादा है, अगर मोर देन 12 इयर्स, देन आल्सो दैट लीज होल्डर को क्या मान लिया जाएगा, लीज होल्डर को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, एक एग्जांपल करते हैं, जैसे एक लीज ओनर है, ठीक है, आपने बताया कि लीज ओनर को यहाँ पे मिस्टर ए ने लीज पे एक प्रॉपर्टी ली है,
ठीक है, किससे लिए? मिस्टर बी से प्रॉपर्टी लिए, और उसको कहा है कि मैं आपको 20 लाख पर ईयर रेंट दूंगा, और लीज का जो टाइम पीरियड है बेटा, वो है 15 ईयर। तो 15 ईयर से, तो 12 ईयर से ज्यादा है, तो इसका मतलब मिस्टर ए को क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर, और मिस्टर बी को ओनर नहीं मानेंगे। तो जो लेसी जिसके नाम पे लीज हुई है मोर देन 12 ईयर्स, तो उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो ये तो बात आपको समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज क्या करना है? वही, मिस्टर ए को ही लीज मिला है। ठीक है, लीज लीज पे प्रॉपर्टी दी किसने? मिस्टर बी ने, और कहा कि आप मुझे 10 लाख ईयरली लीज दोगे इसकी। ओके ठीक है, जो भी है, जो भी एग्रीमेंट हुआ 10 लाख जो भी है, उस बात से मतलब नहीं। और ये लीज का टाइम पीरियड आप पूछोगे, मैंने बताया कि 6 ईयर्स है। तो जब 6 ईयर्स हो तो आपका सबसे पहले दिमाग आएगा 6 ईयर्स है यार, ये तो लेस देन 12 ईयर्स है, तो इसका मतलब मिस्टर ए को डीम्ड ओनर नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? मिस्टर बी को ही मानेंगे। लेकिन ये 6 साल के बाद क्या होगा, इन्होंने एग्रीमेंट फिर से रिन्यू कर दिया, और फिर से कितने साल का और कर लिया? 6 साल का। अब कितना हो गया? 12 ईयर्स का हो गया टोटल देखा जाएगा। तो जब कोई एग्रीमेंट आप करते हो लीज के लिए, और इस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा है कि आप फिलहाल तो ये लीज 6 महीने के 6 साल के लिए है, बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको रिन्यू किया जा सकता है। जब उसको रिन्यू करने के बाद अगर वो एग्रीगेट अमाउंट दोनों की मिला के, तीनों की मिला के, कितनी बार भी आप रिन्यू कर रहे हैं, अगर वो 12 ईयर्स से ज्यादा आ रही है, तो इन दैट केस आल्सो मिस्टर ए विल बिकम द डीम्ड ओनर। ठीक है, अब एक चीज और है, ये बात भी समझ में आ गई कि चलो सर ठीक है, आपकी बात आ गई, एग्रीमेंट अमाउंट भी 12 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तो 12 साल भी है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ना, जो लीज एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट ना, उस लीज एग्रीमेंट को मैं मंथ बेसिस पे रिन्यू कर रहा हूं। तो बेटा इन दैट केस, जब मंथ टू मंथ बेसिस पे आप रिन्यू कर रहे हो, तो इन दैट केस मिस्टर ए विल नॉट बिकम मिस्टर ए will not become in that case Mr. A will not become the deemed owner. Who will become the owner? जो मिस्टर बी जो ऑलरेडी ओनर है वही ओनर रहेगा। तो ये बात में समझ में आ गई। जब मंथ टू मंथ बेसिस पे अगर आप रिन्यू कर रहे हो, मंथ टू मंथ बेसिस पे अगर रिन्यू कर रहे हो, तो उस केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। वही चीज इसमें लिखा भी है कि जैसे अगर कोई पर्सन एक्वायर करता है एनी राइट in respect to 269 U subsection F UA subsection F transfer by way of lease more than 12 years then shall be deemed owner of the property or the building। एक्सेप्शन ये है कि इन केस अगर एक्वायरिंग एनी राइट, कोई भी राइट एक्वायर कर रहा है बाय वे ऑफ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ और फ्रॉम ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मान लो कि कई बार क्या करते हैं 11 महीने की लीज कर पे कर लेते हैं, तो सच पर्सन विल नॉट बी डीम्ड टू द ओनर। देखो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, हमेशा देखा होगा कि लीज की जो टाइम पीरियड रहता है ना बेटा, लीज का टाइम पीरियड रहता है, जो लीज का टाइम पीरियड रहता है वो हमेशा ही क्या रहता है? 11 मंथ या उससे कम रहता है। कभी भी 1 ईयर उस या उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमेशा 11 मंथ्स के बाद उसको रिन्यू करते हैं, फिर हमेशा 11th मंथ होने के बाद फिर से उसको रिन्यू करते हैं, या फिर कई लोग 1 मंथ टू मंथ बेसिस करते हैं। मंथ टू मंथ यानी कि एक बार आपने किया, मंथ टू मंथ बेसिस उसको रिन्यू किया। क्योंकि क्या होता है ना, ये तो जो मैंने बताया, ये वाला रूल बताया मैंने, ये वाला रूल एक अलग रूल है, ये तो एक वन ऑफ द रूल है इसमें। लेकिन अगर आप ऐसे करके महीने के 11 मंथ के बाद अगर आप रिन्यू नहीं करते, अगर आपको 1 ईयर से ज्यादा में रिन्यू करते, तो बेटा अगर 12 साल तक लगातार आपको रिन्यू करना पड़ा, तो जो मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने मेरी प्रॉपर्टी को दे दिया किसी और को। ठीक है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को दे दिया, तो ही विल बिकम द डीम्ड ओनर। ही विल बिकम द डीम्ड ओनर। तो मेरी प्रॉपर्टी का कोई ओनर कोई और बन जाएगा, डीम्ड ओनर उसको मान लिया जाएगा फॉर सम टाइम में। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रॉपर्टी का ओनर कोई और बने, तो इसलिए इस प्रोविजंस को, और भी कई कंडीशंस हैं, ये अकेली नहीं है, मैं वो बताएंगे कभी डीम्ड ओनर प्रॉपर्टी को लीज पे क्यों 11 महीने तक ही देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए, उसको क्यों रिन्यू कराना चाहिए, वो सब चीजें भी उसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड टॉपिक बनाएंगे। बट यहाँ पे इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 12 महीने 12 साल तक, या फिर इन एग्रीगेशन, मतलब एक एक करके भी दे सकते हो, तो 12 साल से ज्यादा है, मोर देन
12 years. In that case also the deemed ownership will go to some other person. ठीक है, दिस इज द केस, द हु इज द पर्सन हु इज गेटिंग द लीज, उसको ओनरशिप मान लिया जाएगा। तो इसलिए, लेकिन ये केस एप्लीकेबल नहीं होता जब उसे मंथ टू मंथ रिन्यू किया जाए, मंथ टू मंथ और फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होता। तो बेटा ये सब डीम्ड ओनरशिप के कुछ केस थे जो जहाँ पे बताया। देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे कैलकुलेशन करने का तरीका सेम है, उसमें कुछ अलग नहीं है, सेम जैसे मैंने बताया था कि जीएवी कैसे फाइंड आउट करनी है, वो सब कैसे करना, वो सेम है। लेकिन किसके नाम पे टैक्स करना, उसके लिए डीम्ड ओनरशिप आती है। अब क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया जाएगा कि उसने लीज पे दिया और मोर देन 12 ईयर से ज्यादा है, तो उस केस में आप सीधा ही देखोगे जो प्रोसीजर रहेगा इनकम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का तो एज इट इज रहेगा, बट आखिर में किसके नाम पे टैक्स करना है बस उसमें चेंज होगा। तो वहां पे आपको ध्यान रखना, जैसे कि होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट है, तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी जो टैक्स है वो आएगा, किसके नाम पे ऐड करना है, दैट इज द थिंग। बाकी कैलकुलेशन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन तो वैसे जो हमने सेक्शन 24, 22 से 25 के अंदर जो मेंशन किया उसके हिसाब से फॉलो करना है पूरा प्रोसीजर। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, और प्लीज इतनी सब मेहनत कर रहे हैं यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।